नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर जो बिहार में बवाल चल रहा था, अब वो बवाल सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, वो बवाल उत्तर प्रदेश में भी हो गया। उत्तर प्रदेश में कल अचानक से एक आदेश जारी हो गया जिसमें कहा गया है कि जो अभी 15 से लागू होना था, वो अब अचानक से 8 तारीख से यानी कि कल सोमवार से ही ये ऑनलाइन अटेंडेंस जो सरकारी विभागों में, जिसमें कि स्कूल भी शामिल है, वहां पे शुरू कर दिया जाएगा। आप सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो वायरल हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कैसे शिक्षक जो उन तस्वीरों को वायरल करके, वीडियोस को वायरल करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हालात में जहाँ पे कि यूपी और बिहार खासकर पानी बढ़ रहा, नदियों का सैलाब जो है बढ़ रहा, और शिक्षकों को कैसे जाने में दिक्कत हो रही है हर जगह, और इसको लेकर अगर वो 5 मिनट लेट हो जाते हैं, 10 मिनट लेट हो जाते हैं, तो उनके अटेंडेंस जो उनका लेट हो जाएगा तो उनका नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से इसको लेकर वो जो है उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड भी कराया है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर। तो ये जो बवाल बढ़ता जा रहा है, ये शिक्षकों के हित में है कि नहीं। हमने आपको पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश में ऐसा ही एक प्रयोग शुरू किया गया था 3-4 साल पहले, जहां की फेल हुआ था। और आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में ही ये नया नहीं, ये 1 साल पहले लागू किया गया था, जो कि वहां भी सफल नहीं हो पाया था और उसको स्थगित करना पड़ा था। लेकिन अब फिर से सरकार जो है वहां पे कल से उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि 8 तारीख से यानी कल सोमवार से ये लागू हो जाएगा, जिसको लेकर शिक्षकों में जो है उहापोह की स्थिति है कि आखिर इसका कैसे हो जाएगा। शहरी इलाकों में तो ठीक है जहाँ सुविधाएं हैं, लेकिन जो रूरल इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पे सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे नदियों का इलाका है, जहाँ पानी बाढ़ से स्कूल जो भरे रहते हैं, स्कूल तक पानी भर जाता है, वहां शिक्षक समय पर कैसे पहुंचेंगे, इसको लेकर शिक्षकों की चिंता। ऐसा नहीं कि शिक्षक डर रहे हैं कि जाना है समय पे तो हर समय जाते हैं, लेकिन चिंता इस बात की है अगर थोड़ा सा बारिश में, पानी में अगर थोड़ा देर हो गया तो उनका जो अटेंडेंस नहीं बना उसकी भरपाई कौन करेगा। तो इसी पर हम शिक्षकों की पंचायत कर रहे हैं आपके साथ, आपके लिए। और हमने इनवाइट किया मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, हमारे साथ तीनों शिक्षक नेता हैं जो कि बिहार से, आप जानते हैं बिहार में जो हाल है, बहुत शिक्षक लोग बचते ही हैं वहां से बोलने में, क्योंकि वहां पे शायद उनको कार्रवाई का डर लगता है। और अभी फिर कार्रवाई हुई तो उसको लेकर जो 2 शिक्षक तैयार भी हुए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि कार्रवाई हो सकती है हमारे यहाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जो जुड़े, मैं सब अपने गेस्ट का परिचय करा देता हूँ आपको। जी। उत्तर प्रदेश से पंकज कुमार यादव जी, जो कि बेसिक शिक्षकों का संगठन है उत्तर प्रदेश में, उसके वो प्रदेश संयोजक हैं। पंकज कुमार यादव जी, संगठन है PSPSA, उनके ये प्रदेश संयोजक है पंकज कुमार यादव जी, हम उनसे भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश से शिक्षक हैं परमानंद डेहरिया जी, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं NMOPS का, जो कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और शिक्षक भी। हाँ, इसके साथ ही मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो NMOPS है, ये जो आंदोलन है, आप ये समझिए ये कितना बड़ा एक ये आंदोलन। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो विजय बंधु जी, वो भी शिक्षक हैं पेशे से। तो शिक्षकों को परेशान करिएगा। तो ये एक उदाहरण है कैसे यूपी के स्कूल से एक निकला हुआ शिक्षक विजय बंधु जी, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का एक आंदोलन खड़ा कर दिया। और आज जो है वो देश भर के नेता है, जहां पे कि देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और सबका उनको साथ मिला हुआ। तो ये एक उदाहरण है कि शिक्षकों को परेशान करेंगे तो अभी भले, जैसे कि बिहार, अभी भले वो डर जाएंगे, वो मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन जब मुंह खोलेंगे, जब अपना कदम आगे बढ़ा देंगे, तो वो NMOPS जैसा आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं वो। तो चलिए हम चर्चा को हम शुरुआत करते हैं। पंकज जी और प्रेमानंद जी से दोनों जुड़ गए। बिहार से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि मैंने आपको बताया बोलने से डर रहे हैं, बच रहे हैं, तो हमने रिक्वेस्ट किया है अगर वो कोई आ जाते हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पंकज कुमार यादव जी से, जो उत्तर प्रदेश में है। बिहार की खबरें तो आप रोज सुन ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये मामला बहुत बढ़ गया। पंकज जी, क्या हालात है यूपी में, क्यों विरोध है इसको लेकर? जी चंदन जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ज्वलंत मुद्दे पर आमंत्रित किया बात रखने के लिए। आपके चैनल का आपका बहुत साधुवाद। और मैं कहना चाहूंगा ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए, ये शिक्षकों कर्मचारियों के लिए बहुत ही अव्यवहारिक व्यवस्था है। शिक्षक कोई मशीन नहीं है, शिक्षक मनुष्य है और शिक्षक हमारे देश का राष्ट्र निर्माता है।
हमारा विभाग आए दिन नए नए प्रयोग हम शिक्षकों पर कर रहा है, जो बहुत ही असहनीय है। हमारे प्रदेश का शिक्षक जी जान लगा के मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहा है, उनकी गुणवत्ता को सुधार रहा है, और जो भी कार्य हमको सरकार की तरफ से मिलते हैं, विभाग की तरफ से मिलते हैं, चाहे वो चुनाव का कार्यक्रम हो, चाहे बाल गणना हो, चाहे जनगणना हो, चाहे एमडीएम का कार्य हो, कोई भी काम जो उत्तर प्रदेश में सरकारी जो काम होता है, सरकार का जो काम होता है, सरकार की जो योजना होती है, उन सबको हम सभी लोग धरातल पर पूरे कायदे से मनोयोग से करते हैं, पूरा करते हैं। और अभी आपने देखा था कोरोना काल में भी सभी शिक्षकों ने लगकर सरकार की जो भी योजना रही उसमें सहयोग प्रदान किया, गांव गांव राशन वितरण करवाया, जो अप्रवासी बाहर से आ रहे थे उनको भी अपने जिले में उनके लिए भी बैठकर उनकी मॉनिटरिंग करवाया गया। तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं सरकार की होती है, हम सभी लोग बहुत अच्छे से उसमें योगदान करते हैं और करते रहेंगे। और शिक्षा के मामले में भी हमारी जो गुणवत्ता है वो आए दिन सुधर ही रही है, हम प्रतिदिन उस पर अच्छा कर रहे हैं। हमारे शिक्षक आए दिन देखिए आप यूट्यूब पे और वीडियो चैनल व्हाट्सएप पे जो बहुत सारे वीडियो आपको मिलते होंगे जहाँ पर शिक्षिकाएं शिक्षक बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, गांव के गरीब और किसान के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज समस्या ये है कि जो ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, ये आए दिन हमारे पास प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन जो हमारी सुविधाएं हैं, जो हमारी डिमांड है, उसको पूरा करने के नाम पर ये चुप हो जाते हैं। हम सभी लोग ये डिमांड करते हैं, शिक्षक संगठन ये डिमांड करता है, और ये पूरे प्रदेश का शिक्षक, हम उसके प्रतिनिधि हैं मान लीजिए, तो हम पूरे प्रदेश के शिक्षकों की आवाज आपके सामने रखना चाहते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश का शिक्षक ये चाहता है कि हाँ, हम ऑनलाइन अटेंडेंस दे देंगे, हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं पहले आप उनको तो सॉल्व कीजिए। आपने बिना एक स्पष्ट रणनीति के, बिना किसी बैठक के, बिना किसी विचार किए, समस्याओं पर बिना गहन अध्ययन किए आपने जो है ऑनलाइन अटेंडेंस जो 15 जुलाई से होना था उसको 8 जुलाई से ही राज्य पर्यटन निदेशक द्वारा जारी कर दिया गया। तो इससे पहले आप बैठक कर लेते, बैठक करने के बाद शिक्षकों से उनसे पूछ लेते कि क्या व्यवहारिक समस्या आएंगी, कैसे ये सफल हो पाएगा, और क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनके लिए हम आपको क्या सुविधाएं दे दें, शिक्षकों को क्या सुविधाएं दें जिससे ये सफल हो सके। तो इस पर बात नहीं किया गया। अब हमारे विभाग में सिर्फ 14 सीएल है, 14 सीएल के बेस पर हम जो है पूरे प्रदेश समय से पहुंचाया जाना चाहिए, हमको सरकार चाहती है कि हम समय से पहुंच जाएं। तमाम तरह की आपदाएं आप देख रहे हैं, इसमें बारिश का सीजन है, और आप तराई बेल्ट में देखिए, तराई बेल्ट का पूरे प्रदेश में वर्षा चरम पर है, और नहरें कट रही हैं, सड़क कट जा रही हैं, और रास्ते जो है टूटे फूटे हैं, कीचड़ वाले रास्ते हैं, नदियां पार करके बच्चे जा रहे हैं। तो तमाम तरह की समस्याएं जो आपके सम्मुख भी गई होंगी, आपने वीडियो देखा होगा, उन परिस्थितियों में हम कैसे समय से पहुंच सकते हैं। हम मानव है, मशीन नहीं है, तो हमको जो है, तो हम विद्यालय तो जा ही रहे हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को देखा जाए कि हम जो है हमको जो हमारी डिमांड है, शिक्षकों की डिमांड क्या है कि आप 14 सीएल के बल पर ही करना चाहते हैं, तो हमको आप जो है अगर ये करना ही चाहते हैं तो आप हमको 15 सीएल दीजिए, 15 हाफ डे का जो है छुट्टी दीजिए, और 30 जो है हमारी ईएल कीजिए, और 15 हमारी सीएल कीजिए। और हमारी बहुत सारी जो मांगे हैं, जैसे कि शिक्षक 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 17 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, अब जो है वो इतने दूर है, तो उसको कम से कम उसके घर के पास लाया जाए, तो जाके हम इन सब चीजों पर काम करें तो अच्छा लगता है। अब आप जो है घटनाएं घट रही हैं आए दिन शिक्षकों के साथ में, अभी किसी शिक्षक के साथ अनहोनी हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इन सब बातों को लेकर विरोध किया जा रहा है। हम क्रमवार ढंग से आएंगे। अभी मुद्दा ऑनलाइन अटेंडेंस का है, तो जिस तरह की आप समस्या बता रहे हो उसी तरह की समस्या बिहार में भी, और बिहार में भी हालांकि अभी ट्रायल स्टेज में, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बिहार में शिक्षक जो बहुत सारे संगठन है जो बोलने से डरते हैं, उनको कार्रवाई का डर था, लेकिन एक संगठन है, मुझे मतलब कहने में खुशी भी होती है, और मैं नीलमणि साई जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इनके संगठन का नाम बताऊं, एक संगठन है जो शिक्षकों की लड़ाई खुलकर लड़ता है और कार्रवाई से नहीं भी डरता है। बिहार परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के गोपालगंज के जिलाध्यक्ष हैं नीलमणि साई जी, हमारे साथ जुड़े हैं। नीलमणि जी, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसा कि हम नीलमणि जी अभी बता रहे थे कि हमने और भी जगह बात की थी शिक्षकों से, चूंकि आप बाहर थे, देख रहे हैं हम, आप कार में हैं, तो हमने सोचा कि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन और लोगों ने कहा कि नहीं देखिए अभी ठीक नहीं माहौल, बोलना ठीक नहीं रहा, कार्रवाई, तो कार्रवाई के डर से लोग बचते रहे। उसमें से बिहार परिवर्तनकारी शिक्षक संघ है जिसके के अध्यक्ष को के सस्पेंशन की कार्रवाई पाठक साहब करके गए। तो ये एक संगठन है जो शिक्षकों की लड़ाई
पटना से लेकर दिल्ली तक लड़ रहे हैं। तो नीलमणि जी हमारे साथ। नीलमणि जी क्या कहना चाहेंगे? शिक्षकों की समस्या तो चाहे बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, हर जगह एक ही है, और ये ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर इतना बवाल क्यों? क्या विरोध है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये ऑनलाइन हाजिरी एक महज बहाना है। इससे कुछ होना जाना नहीं है, ये एक नौटंकी है। मुख्य एजेंडा है शिक्षकों को प्रताड़ित करना। अब कैसे कितना हद तक प्रताड़ित किया जा सके, इसके पहले के पाठक जी ने लकीर खींचा, और ये नए साहब आए हैं तो ये उनसे भी एक कदम आगे चल रहे हैं बिहार में। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय एसीएस महोदय से कि आपने आदेश तो दे दिया कि ऑनलाइन हाजिरी बनाइए, आपने उन समस्याओं का अध्ययन पहले नहीं किया कि उस दौरान कौन-कौन सी समस्याएं आती है। आप किसी को नेट यूज करने का पैसा नहीं देते हैं, उसका अलग से बजट नहीं अलाउ किए हैं। आप किसी को एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध नहीं कराते हैं। आप लोकेशन की जांच करवाइए, आप कहते हैं कि नहीं 500 मीटर के दायरे में, पता चला मैं हूँ गोपालगंज और लोकेशन बताता है 8 किलोमीटर बाद का, उस दिन का तो आप, और सीधे आपने कार्रवाई का प्रावधान रख दिया है कि 1 दिन का आपका वेतन कट जाएगा। कुल मिला-जुला करके ये निश्चित रूप से फिर सरकार को मुँह की खानी पड़ेगी। ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। आपको लगता है, सरकार को लगता है कि शिक्षक विद्यालय समय से नहीं जाते हैं। भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विद्यालय शिक्षक समय से नहीं जाते हैं, आप अपना ढिंढोरा पीटते फिरते हैं कि हम साक्षरता दर को बढ़ाए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप पुरस्कार लेते हैं जाकर के दिल्ली में। अब किसके बेस पर लेते हैं? यही शिक्षक पढ़ाते हैं, और यही शिक्षक इन्हीं शिक्षकों के पढ़ाए हुए बच्चे टॉप करके बिहार बोर्ड में, नीट में, हर जगह आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। यही आज पढ़ाते जा रहे हैं। आज आपको दिखा है कि शिक्षक टाइम से विद्यालय नहीं जाते हैं। क्या इससे गुणवत्तापूर्ण, आप शिक्षकों को प्रताड़ित करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की कल्पना कर सकते हैं क्या? जो शिक्षक मानसिक दबाव में विद्यालय जाएगा, निश्चित रूप से आप उठा करके देख लीजिए हिस्ट्री, रोज एक्सीडेंट होता है, रोज गिरते पड़ते हैं। बहुत सारी महिलाओं के बच्चे बीमार हैं, छोड़ करके जा रहे हैं विद्यालय। वैसे ही चूंकि समय का पाबंदी है, और ये एक तो नेट काम नहीं करता है, तो कोई शिक्षक पेड़ पर चढ़कर, कोई छत पर चढ़ करके, आप रोज ड्रामा देख रहे हैं। क्या है? महज एक नौटंकी है और कुछ नहीं है। कुछ के तो पैर भी टूटे हुए थे, जो खबरें आई थी छपके के पैर, वो छत पे और बिल्कुल, पेड़ पर चढ़ने में पैर एक माइंड सेटअप हो गया है। शिक्षक जो है वह सबसे अनुशासित प्राणी है, और वो अनुशासन को तोड़ना नहीं चाहता है। आपने आदेश दे दिया है तो उसका वो पालन करना चाहता है, और पालन करने के क्रम में जो उसके साथ घटनाएं घटती है, उस पर आप कभी चिंतन नहीं करते हैं, आप कभी उस पर बैठक नहीं करते हैं। तो इसको तो हम लोग तो यही समझेंगे कि आपको हमसे दुश्मनी है। आप वोट की राजनीति कर रहे हैं कि जो लोग शिक्षकों के दुश्मन है वो खुश हो जाएंगे। पता नहीं ये कौन सा राजनीति हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलेगा, और उसको पालन अब तक नहीं हो पाया। ये नए एसीएस आए हैं, मुख्यमंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए था कि सदन में आप खड़ा होकर के कहते हैं पूरा देश आपको देखता है कि आपने कह दिया 10 से 4 चलेगा, और उसको कोई आपका एक एसीएस, महज एसीएस आपका बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सदन में सारे माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद गणों ने लिख करके दिया, मीडिया में आकर के कहा, यहाँ तक कि सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं नीरज बाबू ने कई बार कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उस पर विभाग बैक आने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संज्ञान में नहीं है, या वो मजबूर हैं, समझ में नहीं आता है। ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अगर ऐसे ही रहा
तो मैं आपको चंदन जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि यह आक्रोश एक दिन 16 बन करके उभरेगा और पूरे बिहार में ऐसा आंदोलन होगा कि फिर सरकार उसकी जिम्मेवार होगी और जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी सरकार। जी, नीलमणि जी और पंकज जी, जी जैसा आप दोनों ने कहा कि सरकार ने जो है मतलब बिना सोचे समझे, और ये अच्छा पता नहीं क्यों इस चीज पे अड़ी हुई है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस ही करेंगे। हम अब चलते हैं सीधे मध्य प्रदेश के शिक्षक परमानंद जी के पास। परमानंद जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि शिक्षक भी हैं और एनएमओपीएस जो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसा परिचय मैंने दिया था कि उनके ये मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो विजय बंधु जी जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी संस्था के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो ये देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ कि परमानंद जी या एनएमओपीएस जो है, यह एक उदाहरण है। ये एक उदाहरण है कि अगर आप शिक्षक को परेशान करेंगे, आज किस तरह से एक पूरे देश भर का एक आंदोलन बन गया नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके बंधु जी नेतृत्व कर रहे हैं, और देश भर में एक शिक्षक, यूपी का शिक्षक निकला हुआ, वो पूरे देश भर में इस तरह का आंदोलन खड़ा कर देता है। तो जो कहते हैं ना कि शिक्षकों के गोद में विकास और प्रलय दोनों फैलता, और आज वही जो है सरकार के लिए मजबूरी का कारण भी है, क्योंकि कई सरकारें उनकी मांग मानने को मजबूर है, कई राज्यों में लाना पड़ा। तो शिक्षकों को इतना भी मत परेशान कीजिए कि वो फिर कोई दूसरा आंदोलन खड़ा कर दे। परमानंद जी, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि ठीक इसी तरह का ऑनलाइन अटेंडेंस स्कीम जो है, ये जो है आपके यहाँ भी लागू किया गया था, वो नहीं चल पाया, क्या हुआ था और क्यों नहीं चल पाया था? आप ये बता दें ताकि जो हमने पहले उससे कुछ सरकारें यहाँ सीखें, यूपी और बिहार में कम से कम। जी जी, आपके चैनल में आज की परिचर्चा में सम्मिलित करने के लिए आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जो पूरे देश में 2017 से पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन चला रहे हैं, उसी कड़ी में हम भी जुड़े हुए हैं। और एनएमओपीएस सिर्फ एक विषय को लेकर काम कर रहा पूरे देश में, पुरानी पेंशन बहाली के लिए। क्योंकि आपने इस विषय से जोड़े हैं, मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ, साथ ही मध्य प्रदेश में ऑनलाइन हाजिरी का एक आदेश आया था। उस आदेश के तहत मैं सर्वप्रथम तो नेहरू जी, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी के उस वाक्य से प्रारंभ अपनी बात करूंगा। उन्होंने कहा था कि शालाओं में इंस्पेक्टरी मत लाओ। यदि आपने शालाओं में इंस्पेक्टरी ला दिए तो हमारा जो राष्ट्र का निर्माता है, वो उसको जो दायित्व मिले हैं, वो जिस प्रकार पुलिस विभाग में यदि पुलिस वाला रोल काल यदि शिक्षा विभाग में आ जाएगा, तो शायद उसका जो मूल निहित भावना है, वो मूल निहित भावना नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार आपने कहा कि शिक्षक की गोद में प्रलय निर्माण दोनों पड़े हैं, एक गोदड़ी के लाल को तैयार करने के लिए यदि उसे 10-30 और 4-30 में बांध दिया जाए, तो वो शिक्षक जो 10-30 के पहले और 4-30 बाद बच्चे के घर जा करके और बहुत सारे अपने दायित्वों को और बच्चों को क्लासरूम में लाने का काम करता है, क्लासरूम में उसको सहेजने का काम करता है, पालक से संपर्क करता है। यदि वो टाइम टू टाइम बन गया और सिर्फ उसके मनोमस्तिष्क में एक बात ये रहेगी कि मुझे 10-30 में जाके हाजिरी लगाना है और फिर 4-30 में हाजिरी लगाना है, इन्हीं कामों में यदि उलझ गया, उसके मन में स्वतंत्रता नहीं रही, तो जो सबसे जो मानव संसाधन का विकास जिस फैक्ट्री से होता है, वो विद्यालय है, वो कैसे होगा? हमारे यहाँ पर जो विद्यालय में जो मुख्य समस्या जो आई मध्य प्रदेश में, वो आई नेट की और व्यवहारिक समस्या आई। कई स्कूल के पास चले जाते हैं, हमारा जीपीएस सिस्टम जो कहता है कि आप वहाँ हैं नहीं, तो वो भी व्यवहारिक कठिनाई, नेट काम नहीं कर रहा है। सभी जगह कुछ 8 किलोमीटर दूर से आते हैं, स्कूल के सामने खड़े, वहीं नदी है, नदी है, जी अब बिल्कुल, बाढ़ यही आ गई, समस्या हम 4 बिहार और किलोमीटर यूपी दूर में भी खड़े है। हैं, समय से घर से निकले। तो ये जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, और फिर दूसरे आदेश हैं कि जिन आदेशों के तहत हमको मान लीजिए पुस्तक लेने जाना है, संकुल की मीटिंग में जाना है, बहुत सारी जो व्यवहारिक कठिनाई आई, उन कठिनाइयों के कारण शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण मध्य प्रदेश शासन ने इस आदेश को वापस लिया। और मूल कारण ये भी है
कि जब तक ये कठिनाई दूर नहीं होंगी, हम तो शासन के कर्मचारी हैं और शासन के द्वारा लिए गए समस्त निर्णयों का अक्षर से पालन करना चाहिए। शासन इसका हमको पारिश्रमिक देती है और निश्चित तौर से हमें इसका तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। पर इसमें पूरे संगठन के जो एक एक अंतिम पंक्ति का जो देखिए, भारत गांव का देश है। आपकी प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेंडरी सारे विद्यालय शहर में नहीं है। वहाँ की मूलभूत संरचनाओं को हमको मूलतः अवलोकन करना चाहिए और जहाँ अव्यवहारिक चीजें आ रही हैं उस पर भी शासन को गौर करना चाहिए। जब जाकर के शासन के आदेशों का यदि पालन नहीं हो रहा है तो उसमें प्रशासनिक स्तर से पालन करवाएंगे और शासन के आदेश का प्रशासनिक पालन नहीं होगा और उसमें व्यवहारिक कठिनाई आएंगी तो फिर शासन के इस आदेश में यही होगा कि शासन के आदेश या तो कर्मचारी नहीं मान रहा या फिर प्रशासन पालन नहीं करवा रहा। इन दोनों के बीच की कड़ी को उसको निदान ढूंढना पड़ेगा। हम शासन के कर्मचारी हैं तो हमें स्वीकार। फिर दूसरी एक और बात है, अभी हमारे देश के सबसे बड़े प्रजातंत्र महापर्व का चुनाव हुआ, संपन्न हुआ, तो इस पूरी और कहीं कहाँ अभी लोग विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में शिक्षक जब काम करने जाता है तो उसके साथ बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाई। आपने अभी इस आक्रोश में इसकी पीछे की भावना को भी हमको देखना पड़ेगा कि ये आदेश क्यों निकाला गया और इसके पीछे का रहस्य क्या है। इन बिंदु को भी अध्ययन का विषय होना चाहिए। मैं तो जितने भी हमारे जो आदेश निकलते हैं, शासन के आदेश को एक कर्मचारी को तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए और मानना चाहिए। अभी मैं पेंशन के बारे में अपनी बात यदि इस मंच से भी रखना चाहूंगा। देखिए, पूरे भारत में जो केंद्र की सरकार ने जो कानून बनाया एनपीएस, वो जब अस्तित्व में आया उसके विज्ञापन के पहले वाले यूपी वाले ने भी अभी कहना चाहिए योगी सरकार ने 2005 के पहले वालों का कर दिया। मध्य प्रदेश में 98 में पेंशन बंद हो गई है। तो उन शिक्षकों का जो 2,70,000 शिक्षक 2005 के पहले वाले उनकी पेंशन है और इनका एनपीएस उन्होंने 2011 में लागू किया और अभी मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को परिवार पेंशन लागू नहीं किया है। ये बहुत सारे इशू हैं। यदि शिक्षक अपनी रिक्त में लेके उसको इस भागा दौड़ी में कि मैं 10:30 में जाके 10:30 के पहले हाजिरी लगाना, कहीं उसके साथ दुर्घटना हो जाए तो उसका परिवार कहाँ जाएगा। कई समय होते, निर्वाचन के समय हुआ, तो ऐसी कठिनाइयां हैं जो शिक्षक की हैं, उसको शासन को ध्यान देना चाहिए। और जो फीडबैक आ रहे हैं, एनपीएस में 400 रुपए मिल रहे हैं, 425 रुपए मिल रहे हैं, 1200 रुपए मिल रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं, बड़े संवेदनशील मुद्दा है। और जहां मानव का निर्माण हो, आज का बालक कल का नागरिक एक शिक्षक बना रहा है, तो उसके बारे में बहुत बारीक, ये बड़ा सामाजिक और बहुत बारीक से अध्ययन करने का विषय है। ये प्रैक्टिकल का विषय नहीं है कि हमने अनुसंधान करना है, बिहार में कर लिया, मध्य प्रदेश में कर लिया, या फिर हमने सरकार को कोई इन्हीं बातों को लेकर के। मैं तो ये चाहूंगा कि सहानुभूति पूर्वक यूपी की सरकार और देश के जितने भी हमारे राज्य की सरकारें विचार करें, उनको व्यवहारिक पक्ष में लागू करें। जो चीज लागू हम उसे स्वीकार करेंगे, हमको उसका पारिश्रमिक मिल रहा, हमें काम करना चाहिए। दीगर ये बात बताते हैं, अभी हमारे यहाँ छुट्टी की कटौती कर दी गई। अरे भाई, आप शनिवार की छुट्टी देते हो, सेकंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे की देते हो, हमारे कर्मचारी को कहाँ मिल रही। तो पूरे परिप्रेक्ष्य में शासकीय कर्मचारी के अमले को उस विषय को लेकर के शिक्षकों को जोड़ के देखना चाहिए कि उसका भी परिवार है, पारिवारिक दायित्वों का यदि वो निश्चिंत होकर के तमाम समस्याओं से मुक्त होकर के, परिवार की हो, शासन प्रशासन की हो, और तमाम समस्याओं से मुक्त होकर के क्लासरूम में जाएगा, वो क्वालिटी देगा, उसकी कोई परेशानी ना रहे, वो क्वालिटी देगा। और क्वालिटी देगा तो ऐसे बालक का उस समाज के लिए देगा जो एक शिक्षक ही तो है, तो अपने से बड़ा बनाता है। नहीं तो देख लीजिए, दूसरे से बड़ा बनने के लिए सारी जगह जो है संसार में कहीं ऐसी संस्था नहीं है जो अपने से बड़ा बनाने के लिए कोई तैयार हो। पर शिक्षक एक ऐसा प्राणी है जो अपने गोद में गोदड़ी के लाल को पाल के आगे बढ़ाता। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
जी परमानंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए कोई शिक्षक अपने कार्यों के निर्वहन में जो उनके ड्यूटी है उनमें पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं उस पर तो ध्यान देना ही चाहिए सरकार को सहानुभूति पूर्वक। जी जैसे मध्य प्रदेश में वो नहीं लागू हो पाया क्योंकि प्रॉब्लम थी, और वही सारी समस्याएं, नेटवर्क का इशू, कुछ देर हो जाना, यही सारी समस्याएं यूपी और बिहार में भी है। अब अगर हम इसी को मान लें, जैसा कि पिछले बातचीत में विजय बंधु जी ने कहा था, अगर ये सिस्टम इतना ही अच्छा है तो जो अफसर इसको लागू कर रहे हैं, ये अफसर अपने ऑफिस में क्यों नहीं ये ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू कर जी रहे? तो हम इस चर्चा इसमें को पर आप तीनों से एक एक लाइन में अपनी राय दे दो और चर्चा को खत्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात और अपने अपने राज्य में जो शिक्षकों से जो समस्या है, जिस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको आपने रखा है। तो हम इस कि अगर ये सिस्टम इतना अच्छा है तो अपने जो अफसर इसको लागू करने का आदेश दे रहा है वो अपने ऑफिस में क्यों नहीं इसको लगा रहा है? आप तीनों इस पर जवाब देकर हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मानवीय नीति लागू किया जाए बेसिक शिक्षकों के लिए। मशीनी नीति की हमको जरूरत नहीं है, मशीनी नीति चल नहीं पाएगी। और ये जो अभी हमारे मध्य प्रदेश के साथी ने बताया, ये इसके पीछे की भावना को समझना होगा। ये बहुत बड़ा जो पुरानी पेंशन का हम लोग आंदोलन चला रहे हैं पूरे देश में, ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। हमारी पुरानी पेंशन जो नहीं बहाल हो रही है और सरकार उसे देना नहीं चाहती है, ये सबसे बड़ा कारण इसका ये बन रहा है। और मैं चाहूंगा कि इस पर मानवीय नीति बनाई जाए, शिक्षकों के व्यवस्था शिक्षकों के जो है समस्याओं को देखते हुए बनाई जाए, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए बनाई जाए, उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करते हुए बनाई जाए। हम मशीनी नीति को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, इसका विरोध हमेशा होगा और ये व्यवस्था पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। जी नीलमणि और जी। इसे जी नीलमणि देखिए जी। अभी परमानंद जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको हाजिरी बनवा लेना है तो आप हाजिरी बनवाइए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर लेना है, ये जो जितना भी नौटंकी हो रहा है उनका कहना है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कर रहे हैं। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेना है तो जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षकों को पहले आपको समृद्ध करना होगा, शिक्षकों को मेंटली रूप से उसको समृद्ध बनाना होगा ताकि वो इधर उधर ना सोच करके। आपको चंदन जी याद होगा, आप लोग भी पढ़े होंगे, हम लोग जी भी पढ़े हैं। हम लोगों के जमाने में शिक्षकों में बहुत लेट लतीफी होती थी, जी लेकिन उस समय शिक्षक अगर 2 ही घंटे विद्यालय आ जाता था तो वो 2 घंटे इतना बढ़िया से पढ़ा के जाता था कि बच्चे उस समय भी आज देखिए बिहार उस समय भी आईएएस आईपीएस पैदा करने में आगे था, आज भी है। कारण यह था कि जो शिक्षक आते थे वह मन से 2 ही घंटा पढ़ाते थे, 4 ही घंटा पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाते थे क्योंकि उनकी सब कुछ अच्छी थी, पेंशन था, उनका जिंदगी सुरक्षित था कि भाई हम रिटायर होंगे तो मेरे पास इतने का इनकम आएगा, वह निश्चित था। हमारी जी जिंदगी कट जाएगी, उनको दूसरे तरफ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। आज बिल्कुल हम तो सोचते हैं कि रिटायर करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, वेतन भी वो अल्प वेतन है, सब कुछ सोच करके और ऊपर से आप सोच रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले लेंगे, तो यह असंभव चीज है। जब तक आप शिक्षकों को मेंटल रूप से समृद्ध नहीं करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना बेकार है। जी परमानंद और जी। हम एक अच्छा लाइन हम और बोलिए। कहेंगे सर। ये जी हम चाहेंगे कि शिक्षकों को सिर्फ चाक और डस्टर दिया जाए, गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए। हम बेसिक को बहुत सुंदर बनाएंगे, बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, पूरे प्राइवेट संस्थान जितने भी हैं सब बंद हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक डस्टर और एक चाक हमको दीजिए। उसके बाद हमसे कोई काम मत लीजिए, हमारा काम, मूल काम हमारा पढ़ाने का है, हमें वही दीजिए। उसके बाद आप देखिए तस्वीर बदल दी जाएगी। बिल्कुल, ये ये तो चैलेंज हमारा शिक्षकों के विभाग जी ये तो पूरे देश में जी हमारा शिक्षकों के चैलेंज है लिए। सरकार को, विभाग को भी, कि आप ये काम करके देखिए। उस दिन आपको किसी के ऊपर प्रश्न लगाने की जो है जरूरत ही नहीं है, प्रश्न ही न लग पाएगा। तीनों ने आपने इस तरह से अपने विचार रखे, वहां पे चर्चा में एक बात साफ निकल के आई, जो एक मत जिस पर सारे शिक्षक नेता जो तीनों राज्यों से थे वो इस बात पर सहमत थे कि हमें मशीन ना बनाया जाए, हमें मानव ही समझा जाए और जो सबके हित में हो वैसी व्यवस्था लागू की जाए। और अगर ये इतनी अच्छी व्यवस्था है तो ये लागू करने वाले अफसर क्यों नहीं अपने ऑफिस में इस व्यवस्था को लागू कर रहे हैं? जी सिर्फ हम
उनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का जुड़कर इस चर्चा में भाग लेने के लिए और एक सार्थक बहस के में आपने हिस्सेदारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। जी चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से रखा है, इसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।